क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ सालों में मार्केट का जो बदलाव आए हैं उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो एक बहुत बड़ा संतुलन प्रोवाइड करता है मार्केट को। आपने देखा कि लास्ट 10 साल की जितनी एफआई ने बाइंग की थी वो एक साल में सेलिंग करके चले गए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने उसको एब्जॉर्ब किया और वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो पीएमएस के नाम से काफ़ी प्रचलित हैं। और अब ये हो रहा है ऑफकोर्स लास्ट 10 सालों में 10,000 करोड़ से उन्होंने अपना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रो करके 3 लाख करोड़ कर लिया है। और इस पूरे एसेट ग्रोथ में एक बहुत बड़ा नाम वो है सौरभ मुखर्जी, जो बोर्ड पे भी हैं। अब उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली है ऑर्गेनाइज्ड वे में, पोर्टफोलियो मैनेजर्स एसोसिएशन। आज उसका पहला दिन है और ऑफिशियल हो गई है ये एसोसिएशन। आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ मुखर्जी खुद हैं। मुझे याद है कई साल पहले जब उन्होंने अपना अवतार बदला था एक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ से, अपना पीएमएस शुरू किया था। बहुत लोगों ने टेंशन उठाया था कि पीएमएस का क्या फ्यूचर है। पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा सौरभ, और इस पूरे पीएमएस की कैटेगरी को जिन्होंने सवाल उठाया था क्या ज़रूरत है, क्या ग्रोथ होगी, उन सब को एक बहुत अच्छी तरह से जवाब मिला है कि 3 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है। अब आपने जो एसोसिएशन फॉर्म कर ली है, यहाँ से किन बड़े फैक्टर्स पे ये एसोसिएशन फोकस करेगी, ये हमें बताएं। दोपहर को बीकेसी में सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार जी के मौजूदगी में एपमी का एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया, इसका फॉर्मल लॉन्च हुआ। लॉन्च काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। ऑलरेडी करीबन 80% ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एपमी का हिस्सा बन चुकी है। एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है जिससे दूसरे पीएमएस भी शामिल हो सके एपमी में। जो सेबी ने हमको समझाया सुबह, जो बीकेसी में भी सेशन अभी भी जारी है, पीछे अभी भी दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स डिस्कशंस कर रहे हैं। सेबी ने समझाया कि परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग की एक भारी आवश्यकता है कि जहां पे सारे के सारे पीएमएसएस की परफॉर्मेंस एक जगह पे एक वेबसाइट पे हार्मोनाइज तरीके से देखी जाए। दूसरा जो मुद्दा है सेबी के ख्याल से काफ़ी अहम है, इंटरनल प्रोसेसेस, जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जिसके मुताबिक पैसा मैनेज किया जाता है, टेक्नोलॉजी सिस्टम लगाई जाती है, आईटी लगाया जाता है। सेबी चाहती है कि उनमें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस, एपमी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं। जैसे एम्फी ने किया है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, वैसे सेबी चाहती है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस एपमी भी अपनाएं। सो काफ़ी भारी वर्क एजेंडा है एपमी के सामने। जैसे आप समझा रहे थे अजय जी, इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड में ग्रो कर रही है, बेहतरीन ग्रोथ है इंडस्ट्री की। मेरे ख्याल से अगले 10 साल बरकरार रहेगी। सो इसलिए जो हमारे प्रिंसिपल ऑफिसर है रशीम बग्गा जी, उनके पास बहुत सारा काम है और हम बाकी पीएमएसएस उनके साथ जुड़ के ये काम करेंगे। सौरभ, जब काफ़ी बिजी है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बट जाने से पहले एक बात आपसे पूछना ज़रूरी है कि 10,000 करोड़ के एयूएम से 3 लाख करोड़ का एयूएम मोस्टली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने किया। अब नेक्स्ट 10 इयर्स में 3 लाख करोड़ के एयूएम से 30 लाख करोड़ का जो एयूएम होगा, उसमें क्या आपको लगता है विदेशी इन्वेस्टर भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ जुड़ के इंडिया डेडिकेटेड कॉल्स लेना चाहते हैं, बड़े फैमिली ऑफिस, उनके बारे में बताएं, वो कैसी सोच रखते हैं और आपसे बात कर रहे हैं? जो अर्ली इंडिकेशन है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है। तो चाइना में विदेशी निवेशकों ने चाइना में करीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर लगा के रखा है। चाइना में विदेशी इन्वेस्टर की पूंजी 2 से 2.5 ट्रिलियन है। चाइनीज सरकार जो कर रही है वो पब्लिक को साफ नज़र आ रहा है। एंड जो मेरे को दिख रहा है कि यूएस, यूके, जापान से काफ़ी एंडाउमेंट्स, पेंशन फंड्स अपना चाइना से पैसा मोड़ के कुछ हद तक इंडिया ले आएंगे। बिकॉज चाइना में इतना मोटा रकम विदेशी इन्वेस्टर ने लगा रखा है, अगर उसका छोटा सा हिस्सा भी हिंदुस्तान आ जाता है एंड वो मोस्ट प्रॉब्ली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए से ही आएगा, तो जाहिर है इंडियन मार्केट के लिए अच्छा होगा। फॉरेन इन्वेस्टर की आउटफ्लोज इनफ्लोज बन जाएगी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी। आपको एक बार जाते जाते ये बता दीजिए कि आज हम जब बात कर रहे हैं, सौरभ शाह आपने ध्यान नहीं दिया, बट जो सबसे बड़ा इशू इंडियन मार्केट के लिए बना हुआ था और सभी मार्केट्स के लिए बना हुआ था, इन्फ्लेशन, जिसका सबसे बड़ा इशू था क्रूड, वो बहुत ज़ोर से गिरा है। $108 पे ब्रेंट आ गया है। दूसरी ग्लोबल कमोडिटीज़ ऑलरेडी 15 दिन से 20 दिन से गिरना शुरू हो गई थी। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा
हिस्सा था अब वो हो चुका है, हमारे पीछे है, यहाँ से इन्फ्लेशन और नीचे जाएगा तो 10 महीने का बेयर मार्केट शायद खत्म होने वाला है। तो देखिए लॉजिकल है कि अगर फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, फेडरल रिजर्व रेट्स हाइक कर रही है, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रहा है, तो जाहिर है वैसे माहौल में कमोडिटीज़ को नीचे ही जाना चाहिए, राइट। अगर कमोडिटीज़ नीचे जाती है, जैसे आपने समझाया, करंट अकाउंट डेफिसिट पे, इन्फ्लेशन पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। कुछ हद तक इससे विदेशी इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस्ड होगा, कुछ हद तक रुपी पे प्रेशर कम होगा, तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बनेगा। बट उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो हाई नेटवर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मेन कस्टमर बेस है, डोमेस्टिक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को देखेगा, कमोडिटी प्राइसेस को देखेगा, इंडिया की मैक्रो स्थिति को समझेगा, और मेरे ख्याल से और जोर शोर से H&W की इन्फ्लोज मार्केट में आ सकती है इन द रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। एक्सीलेंट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा दिन है और आपको कंग्रेचुलेशंस, आपके सारे एसोसिएट्स को, ब्रोकर एसोसिएशन जो आपने फॉर्म किया। अब इस प्लेटफॉर्म से भी हम आपके एसोसिएशन से काफ़ी बातचीत कर पाएंगे। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए।